बच्चों, कल हमने पढ़ा था पहला चैप्टर 8th क्लास में ध्वनि। ध्वनि चैप्टर आपका पूरा हो चुका है और आपके लिए जो क्वेश्चन आंसर थे उसके वो भी बता दिए। और इससे अगला चैप्टर है सेकंड, उसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ। अब इसके द्वारा हम पढ़ेंगे बुक में से। ठीक है, देखो अभी लाख की चूड़ियाँ, इसके लेखक हैं कामतानाथ जी। लेखक कौन है? कामतानाथ। पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ जानते होंगे, लाख की होती है, एक कांच की होती है। ठीक है, देखो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। इसमें बदलू एक मनिहार है जो चूड़ियाँ बनाता है। मनिहार है जो चूड़ियाँ बनाता है, उसके बारे में यह कहानी बताई गई है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। और जब लेखक कह रहा है कि मुझे अपने मामा के जहाँ जाने का बड़ा शौक था या चाव था। क्यों था? क्योंकि वह अपने मामा के यहाँ जाता तो बदलू उसके लिए लाख की गोलियां देता था। तो उसके पास ढेर सारी लाख की गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, और ऐसी गोलियां जो किसी हर बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। बदलू मामा कहना चाहिए था क्योंकि उसके मामा के यहाँ पे रहता तथा काम करता था। लेकिन सभी उसे बदलू काका कहा करते थे, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, उसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। मकान के सामने एक सहन कक्ष, मतलब कोई आराम करने की जगह, और वहाँ पे एक नीम का बड़ा वृक्ष भी था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी रहती उसमें, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, और बगल में एक भट्टी थी जिसमें लाख की चूड़ियों का काम होता था तथा लाख पिघलाया जाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। और सामने एक चौखट पड़ी रहती थी या बेलना के आकार का कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा रहता था। मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला तथा उससे गोल आकार दिया करता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनानुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। चूड़ी का आकार बनाने के लिए किसका प्रयोग करता था? मुंगेरियां तथा लकड़ी का प्रयोग करता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ा गोल और चिकना बनाता था, और जब लाख की चूड़ियां बन जाती तो उनको गोल करता और उनको चिकना करने के लिए किसका प्रयोग करता? मुंगेरियों का प्रयोग करता था। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां चुनने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, और जब बाद में जब वह चूड़ियां बन जाती तो उन पे रंग करने का कार्य शुरू कर देता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मशीन पर बैठकर किया करता था। एक छोटी चारपाई थी जिसपे बैठकर चूड़ी बनाने का काम किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। और वह मछिया कैसी थी? बहुत ही पुरानी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पिया करता था, और बगल में ही उसका क्या था? हुक्का पीने का तो पिया करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। कामतानाथ जी कह रहे हैं कि गांव में मेरा, जब मैं अपने मामा के यहाँ जाता था तो मेरा अधिकतर समय किसके साथ बीतता था? बदलू मामा या काका के पास। यह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था, और जब मैं उसके पास जाता तो वह मेरे लिए एक मछिया और मुझे लला कहकर पुकारता था तथा मेरे लिए एक बैठने के लिए मछिया तुरंत मंगाता।
मैं घंटों बैठे बैठे उस पर इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। और कामतानाथ जी कह रहे हैं कि मैं उस मछली पर देखता था कि बदलू काका किस प्रकार चूड़ियों का निर्माण करते हैं, और वह रोज 3-4 जोड़ी चूड़ियों का निर्माण कर देते थे। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। और जब चूड़ियों का निर्माण हो जाता और चूड़ियों को बेलन में फंसाकर देखता, जैसे ऐसे देखता था कि मानो कि वह नववधू नई नवीनी दुल्हन की तरह। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पैसा था तथा उसका पुराना धंधा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। बदलू कैसा था? एक होनहार मनिहार था। उसका ये पैसा कैसा था? पैतृक था तथा पुराना था। वह वास्तव में लाख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर सुंदर बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी तथा उसकी जो चूड़ियां बनाई जाती थी उसकी बिक्री भी बहुत होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, और गांव की सारी स्त्रियां उसकी द्वारा बनाई गई चूड़ियों को पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। मतलब है कैसे बेचता था? वस्तु विनिमय का तरीका था उसका चूड़ियों के बदले किसी वस्तु का लेन देन करना। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है किसी वस्तु के बदले एक दूसरी वस्तु देना, और रोज अनाज के बदले उसने चूड़ियां ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। लेखक कह रहा है कि मैंने अभी तक बदलू काका को किसी के साथ लड़ते या झगड़ते नहीं देखा, लेकिन एक बात कह रहा है कि हाँ, लेकिन वह शादी या विवाह के अवसर पर वह जरूर जिद करता था। अक्सर शादी विवाह के अवसरों पर वह अक्सर जिद पकड़ जाता था। जीवन भर वह चाहे कोई उससे मुक्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। कह रहा है कि आखिर जो सुहाग का जोड़ा होता है उसका महत्व अलग होता है तथा उसके लिए कुछ अलग से पैसे देने पड़ते हैं। जीवन और महत्व होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और मुझे वह बात याद है जब मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी हुई थी, जब बदलू इस अवसर पर बहुत बिगड़ चुका था, और फिर उसको मनाने में लोग लोहे लग गए थे तथा उसको बनाने में बहुत कठिनाई हो गई थी। विवाह में उसकी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग, और जो विवाह का जोड़ा होता है उसके लिए चूड़ियां पहनाई जाती हैं, उसके बदले में उसके लिए बहुत सारी चीजें मिलती थी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू को किससे चिढ़ती? कांच की चूड़ियों से। क्यों थी? क्योंकि वह लाख की चूड़ियों का निर्माण करता था और लाख की चूड़ियों का उसका वस्तु में होता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ उठता और कभी कभी तो 4 बातें भी सुना देता था। और जब कभी भी उसको किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां दिखाई देती थी तो वह बहुत ही अंदर अंदर जलने लगता था। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी लोग की शहर के जीवन के बारे में पूछा करता था तथा वह मेरे से बात किया करता था और मेरे से सब बातें को पूछा करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात तो है, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है,
वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। और जब लेखक कहता है कि शहर में सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो बदलू का जवाब होता है कि शहर की बात तो अलग है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर शहरों में घूमती हैं और फिर उनकी कलाई नाजुक होती है। और उनकी कलाई कैसी होती है? शहरों की औरतों की नाजुक तथा कोमल होती है। ना लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, और लाख की चूड़ियाँ होती हैं उनसे मोच आने का डर रहता है। इसलिए कह रहा है कि जो शहर की औरतें होती हैं वो लाख की चूड़ियाँ इसलिए नहीं पहनती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। अब कह रहा है लेखक, कभी कभी बदलू था मेरी अच्छी खातिरदारी भी करता। जिन दिनों उसकी गाय से दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में सदा वह मेरे लिए गाय की दूध से मलाई बनाकर रखता, और मेरे लिए रोज आम में से रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों से अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। परंतु जो इससे अलग बात थी, जो लाख की गोलियां बनाने की, वह मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। मैं बहुधा हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता। मैं अक्सर अपने मामा के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। और मैं जब तक वापस नहीं आता तब तक मेरे स्कूल नहीं खुल जाते। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। अब लेखक कह रहा है कि मैं अपने मामा के यहाँ एक लंबी अवधि तथा कुछ लंबे समय से मामा के यहाँ नहीं गया था, क्योंकि मेरे पिताजी का बदली या ट्रांसफर हो चुका था। इतना बड़ा, तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। तब अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया, और मैं 8-10 वर्ष बाद गया जब मुझे लाख की गोलियां ना बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं, और मैंने देखा कि गांव की जो स्त्रियां हैं लगभग सभी कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। पहले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी हैं, मतलब एक आध स्त्री के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी हैं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया, और उन चूड़ियों को देखकर मुझे बदलू काका का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आ और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। मेरे मामा की छोटी लड़की थी, वो आंगन में फिसलकर गिर पड़ी, और उसने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी, और जो कांच की चूड़ियां थी उसके हाथ में दस गई या चुभ गई, टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी से ऐसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया, और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक घाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक गया बदलू के पास और उसने संबोधन किया, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर घाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेकिन बदलू काका ने मुझे पहचाना नहीं। मेरे नमस्ते का उत्तर तो दिया, लेकिन उसने मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ जनार्दन काका। जनार्दन काका का क्या नाम था? जनार्दन। लेखक कह रहा है कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। जो बचपन में मैं आपसे गोलियां बनाकर ले जाता था, मेरा नाम है जनार्दन, मैं आपके पास बचपन में आया करता था।
बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उभारता रहा हो। मतलब वह जो पुरानी यादों को तथा जो पिछली बातें हैं उनको याद कर रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। और जभी बदलू काका को याद आता है और उससे कहता है कि आओ आओ बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, कुछ देर के लिए खामोशी हुई। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछलियां नजर आई और ना ही पट्टी। लेखक ने अपनी निगाह उधर उधर दौड़ाई, लेखक को ना तो उसकी बट्टी और ना ही उसकी मछलियां नजर आई। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा कि बदलू काका, आजकल आपका काम बंद है या नहीं करते हो? नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है यह लला, और कह रहा है कि गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो चुका है तथा यह युग कैसा है? मशीनी युग है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। और बदलू काका कह रहा है कि आजकल जो काम किए जा रहे हैं वे सब मशीनों के द्वारा ही किए जा रहे हैं, और जो कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक ने कहा कि कांच बड़ा खतरनाक होता है तो बड़ी जल्दी टूट पड़ता है, नाजुक तो फिर होता ही है। लला कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक कांपता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, मतलब खांसी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था और उसकी उम्र के साथ साथ उसका शरीर भी कैसा हो चुका था? कमजोर हो चुका था। उसके हाथों पर और माथों पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है, यह महीनों 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और जो बदलू काका ने लेखक के मन की बात को बताते हुए कहा कि मुझे दमा नहीं है, मतलब दमा नहीं है, मुझे हल्की खांसी है। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक ने पहले आम के बारे में पूछे और उसके बाद कोई दूसरी बात छेड़ दी। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। बदलू कह रहा है लेखक से कि बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था, और लेखक को वो दिन आए याद आने लगे जो उसके लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके 54 आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने कहा था कि आप लोगों की बात तो अलग है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लाल लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। आम का नाम है सिंदूरी वाले देना। और काका कह रहा है कि इसी साल मैंने इस पेड़ को तैयार किया है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए।
आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया और मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर छिटक गई तथा उसके हाथों पर टिक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही खब रही थी तथा उस बदलू काका की बेटी की कलाई पर, वो गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां थी, वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका अस्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है आपका। अब देखो कांच की, उसका अस्तित्व कैसा नहीं था, कांच की चूड़ियों जैसा। आपके लिए क्वेश्चन आंसर कल कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।